नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 का एग्ज़ाम पिछले दिन यानी 14 मई 2023 को संपन्न हुआ। तो इसका हम लोग अभी जीएस जनरल स्टडीज़ का पेपर डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग यहाँ पे संपूर्ण एनालिसिस करेंगे पूरा डिस्क्राइब वे में। तो टाइम थोड़ा सा अधिक लगेगा। आप चाहें तो वीडियो को जो है थोड़ा सा स्पीड करके यानी 1.25 या 1.5 करके जो है इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरा पूरा प्रयत्न रहा है कि आपको आंसर की जो है बिल्कुल सही दिया जाए। फिर भी हो सकता है यदि कहीं ह्यूमन एरर हो, नेचुरली होता ही है, तो आप जो है चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास रहा है कि आपको सही सही आंसर की जो है दिया जाए। ये जो सेट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये आपका जो है सेट डी है। तो सेट डी जिनका है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो डायरेक्टली आंसर मैच कर सकते हैं। बाकी जिनका सेट डी नहीं है या ए बी सी में कोई है तो उसका भी मैं आंसर की आपको प्रोवाइड ऐसे कर दूंगा। बाकी यहाँ से आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह देखे थे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को लेके। तो यदि मैं एक आपको छोटा सा एनालिसिस इसका बताऊं तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट यहाँ से लगभग जो है अप्रोक्स मान के चलें तो 40 क्वेश्चन लगभग देखने को मिले हैं। उसके बाद करंट अफेयर भी काफ़ी सारा यहाँ पे देखने को मिला है, केवल बजट से मैं पहले भी बताया था। और यहाँ बजट से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। यूपी स्पेशल से भी आपको एज इट इज जैसे पिछले वर्ष पूछा जाता था वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पॉलिटी से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे राज्य व्यवस्था से, तो यहाँ पे जो है 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ भी काफ़ी जो है बड़ा नंबर है। इसके अलावा हिस्ट्री से जो है थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में कम रहा है। ठीक है, करंट अफेयर की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी रही है। तो मिला जुला के देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से यदि कंपेयर करें तो लगभग जो है वही पैटर्न लगभग रहा है। अब जैसे हम लोग अभी टेस्ट पेपर में डिस्कस कर रहे हैं तो ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या किया गया है, चेंजेस किया गया है। तो भी अभी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इस लेक्चर को जो है जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 एग्जाम दिए हैं या जो देने वाले हैं उनमें जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, बजट का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे केंद्रीय बजट जो है 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये बजट से डायरेक्ट जो है आपको फैक्ट पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 30। 30 जो है कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 रिपीटेड क्वेश्चन है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन में देखिए हजरत महल दिख रहा है, ये लखनऊ से थी। नाना साहब जो थे आपको कानपुर से थे। कुंवर सिंह बिहार से थे। तो यहाँ पे खान बहादुर खां यही कहाँ से थे, बरेली से थे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। ये क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह में देखे थे। तो यूक्रेन का जो है कोयला उत्पादक केंद्र जो है इसमें डोनेस्क जो है ये वाला क्षेत्र है, यही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। अगला देखिए, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड की अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया गया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य जो है कब तक जो है धूम्रपान मुक्त होना है। ठीक है, तो आपको पता है ये चर्चा में काफ़ी न्यूज रहा था। धूम्रपान पे वहाँ प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला जो है कानून वहाँ पे बना दिया गया है। और ये कब तक जो है इसमें पूर्ण सफलता पाई जाएगी, इसी का आपके पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2025। 2025 का टारगेट रखा गया है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान के भाग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको गलत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो राजभाषा आपको पता है ये सही है। ठीक है, नीचे से ऑप्शन डी देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति भाग 10 में ये सही है। राजभाषा आपको भाग यहाँ पे 17 भी सही है। संघ राज्य क्षेत्र ये भी सही है आपका 8। अधिकरण, अधिकरण यहाँ पे दिया है आपका भाग 11 और यही क्या हो गया आपका यहाँ पे गलत हो गया। भाग 11 में हम लोग देखते हैं तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया जाता है। चूंकि यहाँ आपको गलत ही बताना था तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में
किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो जब संविधान की प्रारंभ स्थिति की बात हो रही है, किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य थी अंग्रेजी भाषा का जो है आपको उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी, तो कितने दिनों के लिए दी गई थी? तो ये लगभग आपको देखेंगे तो 15 वर्षों के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं, जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया होगा, ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका तैयारी का स्तर जो है हो सकता है जितना डिमांड जो है मांगा जा रहा था एग्जामिनर की तरफ से उतना नहीं फुलफिल हो सकता। आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखें। बाकी जो है अभी कटअप के बारे में यदि हम लोग लास्ट में इस पर चर्चा कर लेंगे कि कितना कटअप अप्रॉक्स आपका बन सकता है। पेपर जो है यदि मैं बताऊं तो इजी लेवल का नहीं है, अब कुछ लोग आके बोल सकते हैं, बट पेपर जो है आपका मॉडरेट टू कुछ टफ क्वेश्चन भी यहाँ पे बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो ये सब आप ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कीटभक्षी कौन है इसमें? नेफिथिन्स है। आगे देखें, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ए जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? पानी का हौज। ठीक है, यहाँ पानी इकट्ठा भी होता है, भंडारण होता है, पानी छोड़ा भी जाता है इससे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? गुन्नार मिडर के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको इसका हिस्सा कौन नहीं है। यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, कायोत्तर जो है विधि, तोहरे दंड की धारा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। प्रोविशन अगेंस्ट जो है टॉर्चर। तो आपका यहाँ पे सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? आर्टिकल जो है 20 का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे यातना के विरुद्ध जो है निषेध, यही इसका हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे देखें, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु है मध्य उनके संवाद में रूप में, वो भिक्षु कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मिलिंद पन्हु आपको पता ही है, मिलिंद और किन के बीच का ये डिस्कशन था? तो ये जो है मिलिंद और नागसेन के बीच का एक डिस्कशन था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए, संसाधनों को उपयुक्त तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ठीक है, संसाधनों का उपयोग हम करें और भविष्य के लिए उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है, उसका संतुलित प्रयोग करें, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सतत विकास। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है बहुत सारे लोग इस सॉल्व नहीं कर पाए हों, इसको थोड़ा सा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि ये सब जो भी पुस्तक है ये किस विषय पे लिखी गई हैं। चलिए इसको थोड़ा हम जूम इन कर लेते हैं, अब आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। यहाँ पे 4 पुस्तक दिया गया है, ये किस विषय पे लिखा गया है? ठीक है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें कुछ अच्छा अच्छा डला हुआ है, जो जनरली बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन जो है छोटा होगा। मीरात ए सिकंदरी, फिर है आपका बुरहान ए माशिर, रियाज उल सलातिन और रियाज उल इंसा। अब क्वेश्चन पहले आपसे क्या पूछा जाता था कि इनके लेखक का नाम पूछा जाता था, यहाँ पूछा गया किस विषय पर लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला है जो मीरात ए सिकंदरी। ठीक है, ये जो है आपको, चलिए इसको और हम जूम इन कर लेते हैं, अभी आपको अब क्लियर ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो मीरात ए सिकंदरी जो है आपको गुजरात विजय के बारे में जो है यहाँ पे कहानी है, तो आपका ए का जो है ये आपका 4 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखें आप, जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह में देखते थे, तो ए का 4 हमको बी और सी में दिख रहा है यहाँ पे, तो डी और ए तो ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे तो बी का 2 ही है, इसका मतलब है बुरहान ए मासिर ये बहमनी के जो है अहमदनगर का इतिहास के बारे में ही बताएगा। अब सी से डिसाइड होगा कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रियाज उस सलातिन, ठीक है, ये जो है बंगाल के इतिहास के बारे में है, तो सी का 1 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? बी, और लास्ट यहाँ बचा रियाज उ इंसा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा महमूद गामा के
पत्रों का जो है संग्रह है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था एक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आपके लिए है और मैक्सिमम लोग इसको सही ही किए होंगे। भारत की जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो आपको ये बात पता है कि भारत की जनगणना का जो है सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत कब किए थे? तो ये हुआ था आपको 1800 जो है 71 में हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे पहला देखिए परिवहन, परिवहन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। किसानी खेती भी इकोनॉमिक में आ जाएगा। नौकरी भी आ जाएगा। ये स्वैच्छिक जो सामाजिक सेवा है, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, खैर इसके माध्यम से भी हम क्या होता है कभी कभी इकोनॉमिक जनरेट होता है, लेकिन ये स्वैच्छिक समाज सेवा जो है आर्थिक क्रिया में नहीं आएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अब ये पेज जो है थोड़ा सा आपको पिछले पेज के कंपेयर में थोड़ा सा इसका जो है क्लियरिटी कम होगा। बाकी मैं पढ़ूंगा, आप एडजस्ट कर लेंगे। आगे से बाकी क्वेश्चन जो है क्लियरिटी आगे से जो है आगे जो है सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए चलिए आगे इसको हम देख लेते हैं। ये शायद अधिक ब्लर, ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बाकी इस पेज के लिए आप लोग एडजस्ट करेंगे, बाकी हम पढ़ देते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जो है 2021-22 के संबंध में 21-22 के संबंध में आपको बताना है। दो स्टेटमेंट है। पहला देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में जो है 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी जो है 2020 में 130 और 2022 में 132 तक गिर गई है। अब यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, स्टेटमेंट नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर आपको बताना है। ठीक है, देखिए तो मानव विकास सूचकांक की बात करें, हम लोग ऑलरेडी ये टेस्ट पेपर में डिस्कस किए हुए हैं। मानव विकास सूचकांक में देखेंगे तो भारत की श्रेणी 2020 में 130 थी और 2022 में 132 पे आ गई है। तो 132 पे और इंक्रीज हो गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल दो। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा की जो है प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? बिल्कुल आसान सा आपके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप सारे लोग इसको सही आंसर किए होंगे। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर तो कौन हो जाएगी? मीरा कुमार। आगे देखिए, यहाँ पे जो है एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित कथनों में ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? ग्राम सभा के बारे में। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे पहला लिखा है, इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका का राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के बारे में आप देखेंगे तो आर्टिकल जो है 243, ठीक है, 243 ए में जाएंगे या 243 का क में, तो इसके बारे में आपको लिखा हुआ है। और इसका काम जो है, आपको पता है ग्राम सभा बनाने का जो है पर्पस क्या था? पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, विकेंद्रीकरण करना। तो इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार काम करती है जैसे राज्य व्यवस्था का राज्य स्तर पर करती है। ठीक है, जैसे देखिए एक संघ हो गया आपका, संघ के अंदर में कौन आता है आपका? राज्य आ जाता है। राज्य के अंतर में क्या आ जाता है आपका? ये ग्राम सभा आ जाता है। तो तीनों स्तर पे जो है अपना पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है। यहाँ पे आपको लेकिन गलत बताना है। दूसरा देखिए, इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। अब यही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक है, आप जब आर्टिकल 243 में आप पढ़ेंगे तो ये केंद्रीय सरकार नहीं है, क्या है? इनके शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी आपके आंसर तो अब यहाँ से हो गया है। एक और स्टेटमेंट देख लें, यह एक प्रकार का ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो बिल्कुल सही है, पंचायत क्षेत्र में जो भी पंजीकृत मतदाता होते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये चीज़ सही है। अगर यहाँ पे सही पूछा रहता आपसे तो आपका आंसर डी हो जाता, लेकिन चूंकि गलत पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
विश्व सामाजिक संरक्षण जो है रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग टेस्ट पेपर वगैरह में देखे थे, ठीक है। तो विश्व जो है सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे देखें, निसार उपग्रह, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी किया गया है। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? मैं यदि बात करूं तो जो हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह डिस्कस किए हैं, तो उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन आप देखेंगे, बजट का क्वेश्चन, बजट में एक आध क्वेश्चन को छोड़ दे तो सारा क्वेश्चन वहाँ पे मैच कर रहा है। थोड़ा सा यदि ध्यान से एक दो बार आप रिपीट कर लिए होंगे तो आप सही किए होंगे। तो ये क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, निसार उपग्रह जो है निम्नलिखित में से किन संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सही किए होंगे, इसरो और ये नासा के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? यहाँ पे देखिए है राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य का व्यवस्थापिका, भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती। ये तो आप क्लियर आपको होगा कि राज्य का व्यवस्थापिका और पंचायती राज आयोग, इसके द्वारा तो पंचायतों के चुनाव का संचालन नहीं होता है। दो ऑप्शन में कोई एक होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा या भारत का निर्वाचन आयोग। आपको ये बात पता है, ठीक है। आर्टिकल 243 के में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि पंचायतों में जो है समस्त चुनाव का संचालन कौन करेगा? राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा। तो ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए राज्य का निर्वाचन आयोग जो होता है आपका, ये राज्य में जो विधान परिषद का चुनाव होता है, ध्यान देंगे वर्ड पे, राज्य में विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। और दूसरा आपको ये जो भी गांव में पंचायत स्तर पर चुनाव होता है, इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? आपको राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग आपको पता ही है, भारत का निर्वाचन आयोग किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे आपका राज्यसभा का चुनाव हो, ठीक है, या राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है, इस सब के लिए कौन जिम्मेवार होता है? भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य का निर्वाचन आयोग किसके लिए होता है? विधान परिषद और जो भी पंचायती राज्य का चुनाव है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पूछा है लोटिक जो है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी बताया आपको कि ज्योग्राफी में देखेंगे तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्रम में पहला दिख रहा है आपको, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण किसका है? ये तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको दिया गया है, तालाब है, नदी है, ठीक है, ये धसाव क्षेत्र है और दलदल है। तो ये किसका उदाहरण है आपका? तो ये जो है आपको नदी का उदाहरण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध जो है किया जाता है? ठीक है, तो mRNA वैक्सीन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मडराना है, यही वैक्सीन जो है mRNA। इसके बाद जो फाइजर था वो भी mRNA टाइप का ही था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो ये कौन शासक थे? जैनुल अबिदीन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा? INS बागीर। आगे देखें, निम्नलिखित रेगिस्तान पर विचार कीजिए तथा उनके आकार में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन, इसको भी बोल सकते हैं। आपको देखिए सबसे पता है कि सबसे बड़ा जो है इसमें मरुस्थल कौन सा है। अब यहाँ पे क्या करना है? आकार में बढ़ते क्रम में लगाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसमें सारे लोग को पता होगा कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो सहारा मरुस्थल है, यानी 3 जो है सबसे बाद में होगा। ऑप्शन की तरफ हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए A, C और D तीनों में 3 जो है सबसे लास्ट में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सहारा सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अभी भी देखें तो ये C और D जो है ऑप्शन में यहाँ पे 4-3 दिख रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे तो इससे जो है छोटा कौन है? अरबियन मरुस्थल है, तो 2 हो जाएगा।
और इसके बाद आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखें 1 2 4 3, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए खैर ये ऑप्शन जो है हम लोग एलिमिनेट करके ज़्यादा इसमें यहाँ पे दिखा नहीं कि तुरंत हो जाए, कभी कभी हो जाता है, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉलेज का डिमांड करता था। अब देखिए टॉप 4 वगैरह ये सब जो है पूछा जाता है, ये सब आप सीक्वेंस याद करके रखें। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, ऐसे करके जो है आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्री शैवाल जो है किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? जो समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं, किसके जो है महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो ये जो है आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बी हो जाएगा। आगे देखें, जल जो है अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण के लिए? जल अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1974 में। स्टैटिक क्वेश्चन था आपके लिए, तो बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, ये आपको इंटू संरक्षण के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है आपको। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? रूरल जो है हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में, ये सही है। संसद जो है ग्राम आदर्श योजना 2014 में आया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन, ये जो आया था आपको 2016 में आया था। ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 में, चूंकि गलत बताना है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन जो है 2016 में आया था। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 31। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा घोषणा किया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अल नीनो के संदर्भ में ये क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज में देखे थे। ठीक है, तो अल नीनो के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। पहला देखिए, पहला दिया है अल नीनो जो है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पे गर्म धाराओं को प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धारा जो है पेरू के तट पे पानी की तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको आंसर करना है। ठीक है, आप लोग जो है इसका आंसर सही किए होंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहला स्टेटमेंट जो है आपको ये सही है कि अल नीनो जो है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पे गर्म धाराओं को प्रकट होना। दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, केवल एक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? यहाँ पे पंडित नेहरू हैं, बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद, इंद्र नारायण द्विवेदी। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की बात की जाए तो इंद्र नारायण द्विवेदी, इनके साथ जो है मदन मोहन मालवीय वगैरह भी लोग शामिल थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये पता होगा आपको, ये काफ़ी जो है चर्चित केस है। और ये कौन सा यहाँ पे पूछा है? व्यक्ति नहीं पूछा है, कौन सा संगठन। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार था? युगांतर। ठीक है, तो चांदनी चौक में ये कांड हुआ था 23 दिसंबर जो है। अब पता है आपको कि जब दिल्ली से जो है दिल्ली में बोल दिया आपको, कोलकाता से जो है दिल्ली जब राजधानी ट्रांसफ़र किया गया तभी का ये घटना है 1912 का। ठीक है, तो ये बम फेंका गया था, एक षड्यंत्र, इसको हम लोग दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को फांसी वगैरह भी दिया गया, तो युगांतर पार्टी से लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ये भी काफ़ी चर्चा में न्यूज़ था। ये कौन सा एयरलाइंस था आपको? यति एयरलाइंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये अनुराधा राय हैं। आगे देखिए, फिर एक बजट से प्रश्न है। देखिए, केंद्रीय बजट जो है 2023 में वित्तीय क्षेत्र के लिए कौन सा वाक्य सही है?
ठीक है, पूछा गया है। पहला देखिए, 2023-24 में बजट अनुमान में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। 55 नहीं, यहाँ पे 45 लाख करोड़ की बात की गई थी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसमें कितना मेंशन किया हुआ है, 4.5%। तीसरा देखिए, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे का राज्यों को अनुमानित है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको, सही है। राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त जो है ऋण की बात की गई है, यहाँ पे 20 वर्ष के लिए नहीं, ये 50 वर्ष के लिए बात की गई है, तो ये भी गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बताना है, सही वाक्य बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखें, तो ये बजट से जो है एक और क्वेश्चन, तो बजट से इस बार कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ दिया गया। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रीय बजट अनुमानित जो है राशि सही सुमेलित है। ठीक है, अब कभी परसेंटेज में भी पूछ दिया जाता है, कभी आपसे डाटा में भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय, यहाँ पे इसके लिए 89,155 करोड़ रुपए की बात की गई थी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, निर्वाचन हो इनका, अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि सही प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, तो इसको शून्य घोषित कर दिया जाता है। और ऐसे केस में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, यहाँ पे देखते हैं। पहला देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य जो है विधि मान्य होते हैं, तो ये तो बात सही है। जैसे मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति बन गए, अभी जगदीप धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति बने हैं, और मान लीजिए इनके निर्वाचन में कुछ जो है प्रोसेस जो है गलत पाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो इनको मान लीजिए शून्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इनके द्वारा जो भी किया गया काम है घोषणा से पहले, जो भी कार्यविधि है वो मान्य होता है, बिल्कुल सही है। चाहे यहाँ पे यदि राष्ट्रपति लिख देता तभी भी ये स्टेटमेंट सही होता। दूसरा देखें, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके लिए किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ आपका, ये कार्यविधि मान्य नहीं होता है, तो यहाँ पे ये भी जिस दिन तक वो कार्य किया है वो भी मान्य होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज जो है 15 है, ठीक है, 15 मई है आज, ठीक है, तो 15 मई को आज जो है यदि घोषणा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया जाता है कि हम शून्य घोषित करते हैं, तो आज तक का उनके कार्य को जो है वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि नहीं माना जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे तो आप ऐसे देखेंगे तो आर्टिकल 71 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। खैर, यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, केवल एक सही है, यहाँ पे सही ही बताना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता है कि ये मान्य होते हैं, तब दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। और ये क्वेश्चन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के लिए आपका सेम ही आंसर बनता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1857 के विद्रोह का स्थान और सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता है कि 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 से शुरू होता है। अगला देखिए यहाँ पे झांसी है 11 मई 1857, तो 10 मई को मेरठ से शुरू होता है, तो 11 मई को तो झांसी से शुरू होगा नहीं। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत ही बताना है, बाकी सब यहाँ पे सही है। 4 जून को लखनऊ में, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ आप लॉजिक लगाते हैं कि 10 मई को ये मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ मेरठ से, तो 11 मई को झांसी में घटना। आपको पता है कि ये जो भी 1857 का विद्रोह हुआ, इसमें काफ़ी हमको गैप, सामंजस्य दिखने को नहीं मिला, एकता देखने को नहीं मिला, सब जगह विरोध जो है अलग अलग टाइम पे हुए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41। पोप जो है बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इन्हीं के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, ये जर्मनी के मूल निवासी। दूसरा है, यह 600 वर्षों के इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। 600 वर्षों में इस्तीफा देना। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, इसको आप लोग सही किए होंगे। देखिए, तो जर्मनी के मूल निवासी थे, बात सही है, और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 41 का आपका ऑप्शन डी हो गया। 42 देखते हैं,
संगीत की जो है टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी? अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इस मायने में जनरली हम लोग इसको देखते पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं आपके पेपर में और ऐसे सारे क्वेश्चन बनाने वाले होते नहीं हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है सही हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। ठीक है, टप्पा शैली का जो है पूछा था कि किस मुगल सम्राट में परिष्कृत और विकसित हुआ था, तो इन्हीं के समय हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43। पौधे में जाइलम परिवहन, अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। जाइलम जो है किस परिवहन के लिए? अब देखते हैं पौधे का जो जड़ वगैरह होता है और पत्ता मान लीजिए यहाँ का है, इसको पानी कौन पहुँचाने का काम करता है? तो जाइलम ही करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, जल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, पृथ्वी पे देखेंगे तो 12 घंटा 26 मिनट बाद ही आता है ज्वार, तो ये गलत हो गया। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। ठीक है, तो ये गलत है, एटलांटिक का है, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखें, अगला है महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखा में अधिकतम होती है। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अगला देखें, अगला क्या पूछा है, यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। यहाँ पे सही बताना था, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे था? ये 2022 में पूछा जा रहा है। ठीक है, 2022 में देखेंगे तो भारत का जो है आपका पोजीशन 10वां। 2023 में अभी देखेंगे तो इसका पोजीशन क्या हो गया? 8वां हो गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। अब 2022 में यदि डाटा लाया जा रहा है तो कब का डाटा होगा आपको पता है? 2021 का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये आपका जो है एक अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला है पेप्टिक वर्ण। ठीक है, देखेंगे तो पेप्टिक अल्सर के बारे में देखिए, कभी कभी जब भी आपको हिंदी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है आप तुरंत अंग्रेजी की तरफ बढ़ें। पेप्टिक अल्सर के बारे में पूछा जा रहा है और आपको पता है पेप्टिक अल्सर जो है, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? ठीक है, दूसरा है डेंगू, फील पाँव और मलेरिया, इसके कारक कौन होते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए आसान था। ठीक है, यदि एक आध पे आप कंफर्म है तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज में इसके बात किए थे इसके ऊपर कि कैसे जो है हम लोग इसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेप्टिक जो है वर्ण की जो बात की गई है, पेप्टिक अल्सर ये किसके कारण होता है? तो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ध्यान दे एक और, तो यहाँ विषाणु लिखा हुआ है और बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन भी थोड़ा गलती लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए का जो है, खैर यहाँ पे आप जब भी कन्फ्यूजन हो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन को देखें, आपके प्रश्न पत्र के फर्स्ट पेज पे भी लिखा रहता है, उसी को वैलिड माना जाएगा। तो ए का 4 हो गया। ऑप्शन में देखें थोड़ा सा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ए का 4 बी और सी में दिख रहा है, तो ए और डी तो एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं डेंगू। ठीक है, तो डेंगू आपको पता है कि विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वायरस द्वारा जो होता है, यहाँ पे विषाणु लिखा है, तो बी का क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, बी का 1। अब देखें आपका आंसर मिल गया, 4 और 1 यहाँ पे दिख गया हमको। अब आगे करने की ज़रूरत ऐसे है नहीं, इतना करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे फील पाव जो हो जाएगा क्रीमी, और लास्ट बचा आपका मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। तो ये रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है मलेरिया का कारक क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते थे। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वैदिक कालीन जो है प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो किस अधिकारी को हम लोग बोलते थे? तो राजस्व कर जमा करने वाले को बोलते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक जो है कौन है? किसका पूछा जा रहा है? प्राकृतिक रेशम का घटक। अब देखिएगा यदि, तो अगर हम लोग बात करें प्लांट की बात करें, तो जनरली प्लांट में आपको क्या मिलता है? हमको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और
प्रोटीन की अगर बात करेंगे किसी प्रकार के प्रोटीन का, तो उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या पूछा है, प्राकृतिक रेशम। प्राकृतिक रेशम जो एक तरह का क्या हो गया आपका, प्रोटीन ही हो गया। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं को जो है कौन अंतिम हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं। जालियांवाला बाग आपको पता है, ठीक है, कब हुआ था, अब मोटा मोटा सबको तो याद ही होगा, तो ये 1919 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप खिलाफत देखेंगे तो ये भी 1919 में ही होगा। इसके बाद देखिए होम रूल, आपको पता है होम रूल 1916 में, और मोपला विद्रोह 1921-22। तो यहाँ पे क्या पूछा था, सबसे अंतिम घटना कौन है, सबसे अंतिम घटना आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। खनिज संपदा के संदर्भ में यहाँ पे दो कथन दिया गया है। पहला देखें, जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। ये बात सही है, अभी जो यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि लिथियम का भंडार है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। भारत अनेक खनिजों और लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो बिल्कुल बात सही है, आज तक तो भारत जो है अभी लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है यहाँ पे। ठीक है, भले अभी यहाँ पे मिला है भंडारण, अब देखेंगे हम लोग, लिथियम का आजकल बहुत ज़्यादा यूज भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। लेक्चर को जो है आप लोग अधिक से अधिक जरूर शेयर करेंगे, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं तो उनमें ज़रूर शेयर करेंगे। अभी मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि इस चैनल पे आप बिल्कुल, अब जैसे किसी को 2000 मान लीजिए 24 में यदि आपको यूपी पीसीएस लिखना है या यूपीएससी लिखना है या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम आपको लिखना है, जैसे बीपीएससी लिखना है, तो यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम जो है तुरंत यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। जस्ट अभी बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे ही मेंस का एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है उसके नेक्स्ट डे, एक डे गैप देके आपको जो है अगले दिन से बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, यहाँ पे बिल्कुल हम लोग प्रोसीजरल जो है चलेंगे, तो बहुत सारी काम जो है आपके लिए यहाँ पे होगी। लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा। जो भी प्राकृतिक संसाधन है वर्तमान पीढ़ी के द्वारा हम लोग इस प्रकार इसका उपयोग करें कि प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो, कम से कम क्षरण हो, तो ऐसा विकास जो है क्या कहलाता है। तो ये जो है इसी को हम लोग सतत विकास के अंदर रखेंगे। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीश त्याग पत्र किसको देते हैं, तो आप सभी को पता ही है, ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है यहाँ पे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये सही है। इल्तुतमिश ये रजिया के जो है पिता थे, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे देखिए यहाँ पे, शाह तुर्कन इल्तुतमिश के पत्नी हमीदा बानू बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको गलत, ये हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानू बेगम, या अकबर की माता ये थी, तो यही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत ही बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसके आंसर किए होंगे सही। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा प्रावधान जो है नीति निर्देशक तत्व में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी है। पहला है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, यही हो जाएगा। देखिए पर्यावरण का संरक्षण जो है देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य में हम लोग का मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग पर्यावरण को संरक्षित रखें, और नीति निर्देशक के कर्तव्य में भी पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है, तो दोनों जगह बात की गई है। ठीक है, आप देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 48A में देखेंगे, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य के 51A में देखेंगे, दोनों जगह बात की गई है, तो ऑप्शन ही आपका बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते थे आंसर जो है बिल्कुल सही कर पाते हैं। आगे देखिए, फिर एक बजट से क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, फिर संघीय बजट के बारे में पूछा है आपसे। ठीक है, पहला पूछा है 2023-24 की योजना के अनुसार आवंटन के संदर्भ में, तो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आप लोग सही किए होंगे जो लोग टेस्ट पेपर वगैरह दिए होंगे। पहला देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है।
तो ये बात हम लोग डिस्कस किए थे कि मनरेगा पर क्या किया गया है, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट नहीं, पहले से जो है आपको कम खर्च किया गया है। इस पे मनरेगा पे यहाँ पे 32% लगभग कटौती किया गया है। तो यहाँ पे आपसे डाटा नहीं पूछा गया, बस पूछा गया कटौती किया गया, तो स्टेटमेंट तो सही हो गया। आगे देखें, दूसरा क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि की गई है। तो ये भी बात सही है, इसमें यहाँ पे क्या की गई है, वृद्धि की गई है। यहाँ पे जो है 27% वृद्धि की गई है, और यहाँ पे 32% जो है मनरेगा में कटौती की गई है पहले से। तो दोनों स्टेटमेंट जब सही हो गया तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे देखिए जनसंख्या का सिद्धांत है, और नीचे यहाँ पे चलिए जूम इन कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। तो ये जनसंख्या का सिद्धांत जो है, इसके संबंध में कौन, पहला है उपयुक्त जो है जनसंख्या का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्टिमम जो है पॉपुलेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, यदि एक भी आपको पता है तो पहले आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ऑप्टिमम ऑप्टिमम जो है आपको पॉपुलेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, ये एडविन केनन के द्वारा दिया गया था। तो ये का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखें यहाँ पे आप, ठीक है, तो 1 या 3 जो है ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, तो अब आगे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, यदि कन्फर्म आप हैं तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 3 हो जाएगा। सामाजिक जो है अप समायोजन का सिद्धांत, ये जो है आपको हेनरी जॉर्ज के द्वारा। जनसंख्या संक्रमण जो है ये थॉम्सन के द्वारा। और लास्ट यहाँ पे जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जो है ये हो जाएगा आपका मल्थन के द्वारा। खैर एक में यदि कन्फर्म है आप तो ये कर सकते थे आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 56 का आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नदियों से 2-3 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहला देखिए, मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, सही है। हेमावती कावेरी की है। ये मालप्रभा जो है कृष्णा की। प्राणहिता गोदावरी की। देखिए प्राणहिता किसकी है, गोदावरी की है। यहाँ पे क्या लिखा है, महानदी लिखा है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो यहाँ पे गलत ही ढूंढना था, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 12.8% वन है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है 6.8%, 8% के करीब में है वन। दूसरा देखिए, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे सघन वन है, बहुत अधिक वन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ वन तो है, यहाँ कह रहा है कोई वन भूमि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्या किया है, आपके ऑप्शन में ए में ही डाल दिया है, ना तो एक ना ही दो। तो ऐसा यहाँ पे चेंज किया गया है, टेस्ट सीरीज में भी ऐसे जो है टेस्ट पेपर में भी बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों में जो है लेटराइट मिट्टी के विषय में बताना है, कौन सा सही है, ठीक है। देखिए पहला, यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी के लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम में कमी पाई जाती है, एल्युमिनियम की। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मिट्टी जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, कौन, लेटराइट मृदा। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा कमी पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। यहाँ पे आंसर आपका क्या बन जाएगा, केवल एक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में जो है विभाजित है। अब जनरली, अब चरक संहिता के बारे में तो आप लोग जरूर सुने होंगे कि ये आयुर्वेदा के ऊपर है, लेकिन इसमें कितने अध्याय और खंड हैं, यदि डेप्थ में आप पढ़े होंगे तभी क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इसका जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 120 अध्याय और 8 खंड। अगला देखिए, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए जूम इन करते हैं, यहाँ पे देखिए। चलिए इसको दिख ही रहा होगा आपको, किसके बारे में पूछा जा रहा है, सेवाओं के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण जो 2023 इकोनॉमिक सर्वे जो है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विसेज, विच स्टेटमेंट एमंग फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, गलत कौन है। पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, फैशन, ग्रोसरी, जनरल,
मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। पहला ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये 2030 तक नहीं 2027 तक की बात की गई है, तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, गलत हो गया। दूसरा देखिए 75 डिजिटल बैंकिंग का आयोग घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है, तो सही है। 2022 जुलाई क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। पीएमआई सेवाओं के लिए 2022 जुलाई में सबसे अधिक मजबूत जो है विस्तार देखा गया है, तो सारा स्टेटमेंट सही है। पहला ही क्या हो गया आपको, 2030 तक नहीं 2027 तक वो बात कही गई है, तो आपका पहला यहाँ पे गलत हो गया। 62 देखते हैं, नीचे कथन और कारण दिया गया है। पहला देखिए, देश में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा है जनसंख्या में नियंत्रण, जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया है आपको कि देश में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तीव्र वृद्धि होगा तो पर्यावरण जो है यहाँ पे संतुलन की बात आएगी नहीं, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए सही और आर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, अब ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देखे हुए हैं। डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में डीकिन जो विश्वविद्यालय है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, तो हम लोग क्या देखे थे इसके बारे में, क्या पढ़े थे, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थापित नहीं, कहाँ, गुजरात में बात की गई थी स्थापित करने की, तो ये तो गलत हो गया। केवल एक यहाँ पे सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म जो है आपको सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ तो यहाँ पे कंफर्म आपको पता होगा, जैसे देखिए यहाँ पे 8वीं अनुसूची में भाषा रखा गया, सबको पता है। 10वीं में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरहरता वाली बात की गई है। तीसरी अनुसूची में जो है आपको यहाँ पे शपथ और प्रतिमान के प्रारूप की बात की गई है, तो ये भी जो है आपको क्या है, सही है। 9वीं अनुसूची में राज्य में स्थानों का जो है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। 9वीं अनुसूची में जो आपको भूमि सुधार की बात की गई है, तो यही आपका गलत हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। मध्याह्न जो है भोजन योजना जो पहले चलता था, पीएम इसको पोषण योजना में किस वर्ष जो है पुनः निर्मित कर दिया गया, ये चेंज कब कर दिया गया, पीएम पोषण योजना के नाम से इसको, ठीक है। तो ये 2021 में किया गया। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है बहुत सारे एग्जामों में, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल जो है प्रदूषक कौन नहीं है इसमें, आपको पता है कि बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो आप कितने दिन तक भी ज़मीन में पड़ा रहे, अंदर उसको आप क्या करें, ज़मीन के अंदर भी 5 फीट 10 फीट जितना डाल दे, लेकिन वो क्या होता है, वैसे का एज इट इज़ बना रहता है। तो इसी में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे है मल पदार्थ, मूत्र, घरेलू जो है अपशिष्ट और कीटनाशक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीटनाशक। ये कीटनाशक जो होते हैं या डीडीटी वगैरह जो भी, ये एज इट इज जो है बायोडिग्रेडेबल जो है प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है 120 सदस्य वाला जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो है व्यवस्था की गई है, ठीक है। किस जो है अधिनियम में इसकी बात की गई थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की 120 सदस्य वाला, तो संवैधानिक विकास के ड्यूरेशन के दौरान ये हमको देखने को मिलता है। तो ये कौन सा था, ये आपका था 1919 का अधिनियम। आगे देखिए, फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पेन और अमेरिका वासियों को जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न जो है छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी, ठीक है। इनमें कौन नहीं थी बताना है। देखिए, तो ये मतांगनी हाजरा, कनकलता और अरुणा आसफ अली, ये सब लोग जुड़े हुए थे। इसमें शांति घोष ये नहीं जुड़ी हुई थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो पूछे भी गए हैं। इसमें आपको गलत करना है। मांटे वीडियो ये उरुग्वे में है, सही है। रॉटरडैम नीदरलैंड में, इगारका चीन में,
इगारका कहाँ आपका? रशिया में, तो यही क्या हो गया? गलत हो गया। जकार्ता इंडोनेशिया में, आपको बात सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में बताना है। देखिए अब एससीओ और G20 भारत में हो ही रहे हैं, तो इससे एक प्रश्न बना है। जो एससीओ है, शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको? सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएगी, ये भी सही हो गया आपका। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये देखे थे आप 27 से 31 जनवरी में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे चूंकि दोनों सही हो गया, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। ठीक है, इस तरह का खूब सारा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला देखिए, ओनेंगा कनाडा, तो ओनेंगा कहाँ है? ये रूस में है झील, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। ये कहाँ है? रूस में। बाकी बैकाल रूस में है, सही है। माराकाइबो जो है वेनेजुएला, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चूंकि गलत ही ढूंढना था। आगे देखें, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन थे आपको? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये हो जाएंगे आपको बिमल जलान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिया गया है। आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय जो है, जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो रीट जारी करने का इसको अधिकार है। इसी संबंध में आपको बताना है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है, प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रीट, जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रीट का प्रयोग कर सकती है। तो बिल्कुल ये बात सही है। उच्चतम न्यायालय को जो है अधिकार है, आर्टिकल जो है 32 में जाएंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है कि जब भी जो है मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो ऐसे ऐसे केस में बंदी प्रत्यक्षकरण की बात किया जाए, परमादेश, प्रतिषेध हो, ये सब जो है रीट जारी करने का अधिकार उसको है, तो ये सही है। दूसरा दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको? सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए बजट का एक और क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट जो है 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है। अब देखिए आपको पता होगा, आप बजट देखे होंगे जब, तो हाईलाइट में हम लोग वहाँ पे बजट में आप देखे होंगे कहाँ कहाँ से जो है आगमन होता है, कहाँ खर्च होता है। दो ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे ब्याज भुगतान पे क्या 20% खर्च होगा, करों और शुल्कों में राज्यों की भागीदारी 18%, रक्षा पे 8%, सब्सिडी पे। यहाँ पे क्या बताना है? सही नहीं है। तो देखिए पहला यहाँ पे बिल्कुल सही है, ब्याज भुगतान पे जो है 20%। दूसरा देखेंगे करों एवं शुल्कों में राज्यों की भागीदारी जो है 18%। रक्षा पे 8% खर्च किया जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। सब्सिडी 9%, सब्सिडी पे जो है 7% की बात की गई थी, तो यही गलत हो गया आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये आसान क्वेश्चन था आपके लिए। बाकी आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे, यदि आपको पता रहता कि ब्याज भुगतान या करों और शुल्कों में राज्य की भागीदारी या रक्षा व्यय, ये तो सबको पता ही होगा, बजट में हाईलाइट है, सबसे अधिक इस पर खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसे जो है जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो ये क्रिस जो है हिपकिंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ये पूछा है आपको, जलीय पौधा जिसे प्राय जल की जो है प्लावित धान की खेत में, तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए जूम करने पे कहीं ना दिखे। ठीक है, चलिए। जलीय पौधा जिसे प्राय जल की प्लावित धान की खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है, ठीक है, वो कौन सा पौधा है? तो ये जो आपको एजोला हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा निर्धनता का एक प्रकार है? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पहला देखिए यहाँ पे, पूर्ण जो है निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता,
व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रकार्यात्मक निर्धनता। तो इसका सही उत्तर जो है देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये पूर्ण निर्धनता है, तो निर्धनता का एक टाइप हो ही जाएगा। सापेक्ष यानी किसी के रिस्पेक्ट में, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बनना चाहिए, ऑप्शन सी बनना चाहिए, 1 और 2। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी साइंस का क्वेश्चन नोबेल गैस के बारे में आप थोड़ा सा भी जानते हैं, सही किए होंगे। ठीक है, देखिए नोबेल गैस को जो है हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस वगैरह के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको पता है, वो ग्रुप भी आपको याद होगा, इसमें हीलियम, नियॉन वगैरह सब होता है, रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टन। और यहाँ पे क्या है, एक्टिनियम। एक्टिनियम क्या है नोबेल गैस में? नोबेल गैस का मतलब आपको पता है अक्रिय गैस, यानी जिसके जो है, जो ऑक्टेट में देखते होंगे तो बाहरी कक्षा में क्या है, इसमें ये फुल फिल होता है इलेक्ट्रॉन, यानी ये किसी से जो है निष्क्रिय होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक्टिनियम, ये क्या है, ये क्रिया करता है किसी से भी। ये नोबेल गैस है नहीं, नोबेल गैस ही नहीं पूछा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी रेडॉन, क्रिप्टन, आर्गन, हीलियम, नियॉन वगैरह क्या है आपको अक्रिय गैस है। 18 ग्रुप के सारे जो एलिमेंट्स दिखते हैं वो सारे क्या है, अक्रिय गैस है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होती है? तो आपको पता ही है, बीटा सेल द्वारा जो है, एक अल्फा सेल एक बीटा सेल दो देखने को मिलता है, तो इसके द्वारा क्या स्रावित होती है आपको, इंसुलिन। आगे देखिए, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को जो है साउथ वार्क में लंदन के बरो का मेयर जो है दूसरी बार चुना गया? तो किसको चुना गया है, सुनील चोपड़ा को। आगे देखिए, निम्नलिखित पेशवाओं को शासन काल विचार करके उनको कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर ध्यान देंगे तो बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे, फिर बाजीराव द्वितीय, फिर इसके बाद माधवराव और लास्ट में नारायण राव। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? अब देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक, यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पहला देखिए, सहजो बाई प्रकाश सहज, सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता, दया भाई विनय मलिका, गंगाबाई गणेश देव लीला। अब देखिए यहाँ पे जो गणेश देव, यहाँ पे गंगाबाई जो लीला है, ठीक है, तो ये गणेश देव जो है ये आपको मधुर जो है अली का है, तो ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे जो है गलत ही बताना था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। संधारणीय विकास की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्था द्वारा प्रस्तुत एक क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। दूसरा देखें, वैश्विक संधारणीय विकास जो है रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास के लक्ष्यों के विषय को पुनर्वलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे केवल चूंकि एक ही सही है, तो यहाँ पे देखें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक। आगे देखें, प्राचीन काल के भारत पे आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही कालक्रम है? तो ये भी आप आंसर सही किए होंगे। ठीक है, सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था देखेंगे यहाँ पे, तो यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे पूरा तात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान है। ठीक है, ये देखेंगे तो सब पूरा पाषाण काल का ये स्थल दे दिया है आपका। ठीक है, यूपीएससी में तो ऑलरेडी ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आज तक पूछा जा चुका है, तो इसको यहाँ पे आपको मिलाना है। देखिए, नेवासा है, ईशमपुर है, डिडवाना है और गुडियाम गुफा है। ठीक है, नेवासा जो है ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, एक आपको 3 हो जाएगा। अब 1 और 3 तो अपने को 3-3 ऑप्शन में दिख रहा है। दूसरा देखें, ईशमपुर। ठीक है, तो ये ईशमपुर जो है आपको कर्नाटक में, तो बी का 4 हो गया। अब ऑप्शन ज़्यादा हम देखते हैं। ठीक है, 1 का 3, बी का 4, ये सी और डी दोनों में दिख रहा है, तो ए और खैर बी एलिमिनेट हो गया है। आगे देख लेते हैं,
ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है 86। आगे देखिए, यहाँ पे डिडवाना है, तो डिडवाना जो है ये राजस्थान में हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का एक हो जाएगा। बाकी लास्ट बचा डी आपका गुडियाम गुफा, तो ये जो है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन जो है विश्व आपको वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है, विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में। अब दिवस वगैरह से क्वेश्चन तो पहले भी पूछा गया था, पिछली बार 3-4 क्वेश्चन, तो यहाँ भी देखिए पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये 2 फरवरी को हम लोग ऐसा काम जो है विश्व जो है वेटलैंड दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार का है। आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए मनरेगा आपको पता ही है केंद्रीय सरकार का है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी केंद्र का है, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये भी वहीं का है, ये गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, जो भी ये सब योजनाएं हैं, तो ये सब क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बहुत ही आसान सा रिपीटेड क्वेश्चन। मानव हृदय में जो है कितने चेम्बर्स घटक होते हैं, तो आपको पता है केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। जो भी देखेंगे आप पक्षी या जो भी स्तनधारी है, जो भी मैमल्स वगैरह है, इनमें 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माना जो है आपको पता है, माना नीति लिपुला दर्रा ये सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। आपको यहाँ पे सही सुमेलित बताना है, तो नीति दर्रा यहाँ पे उत्तराखंड, यही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सी आपको सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय जैविक जो है डेटा केंद्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है, किस राज्य में, ठीक है। तो ये फरीदाबाद में स्थापित किया जा रहा है। फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गया, पिछले वर्ष में भी पूछा गया था, और ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी हाईलाइटेड मैटर है। एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें 17 गोल निर्धारित किया गया है, इसी को यहाँ पे मैच करना है। देखिए तो एसडीजी 10 में क्या रखा गया है, ठीक है, 13 में क्या है, 14 में, 15 में कौन कौन से बात है, यही आपसे पूछा गया है यहाँ पे। देखिए एसडीजी 10 की बात करेंगे तो इसमें असमानता में कमी की बात की गई है, तो ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन में चाहे तो आप दे सकते हैं। अच्छा ए का 3 जो है यहाँ पे बी और सी 2 में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ए और आपका डी तो एलिमिनेट हो गया, बाकी एक यदि और हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे देखें दूसरा, एस टी जी जो है 13, ये जो है आपको जलवायु क्रिया के बारे में बताता है, तो बी का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहीं से आपका आंसर हो गया है 3 और 1। ऑप्शन में देखें 3 और 1 ऑप्शन बी में है। आप चाहें तो यहाँ से आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस अप्रोच को अपना के थोड़ा सा अपना टाइम आप बचा सकते हैं। तो 92 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एस टी जे 14 के बारे में दिया गया है, तो ये पानी के नीचे का जीवन के बारे में बात करता है, और एस टी जी 15 ये जो है आपको ज़मीन पे जीवन की बात करता है। आगे देखते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। G20 भारत में हो रहा है और इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न हम लोग किए हुए थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो G20 का यहाँ पे अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो 200 सत्रों में से 11 बैठक के लिए स्थल के रूप में किसको शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए वाराणसी इसको शामिल किया गया है, आगरा भी है, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे कानपुर को शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसी को शामिल नहीं किएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड, ठीक है। आपको पता होगा कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, ये आपको देवप्रयाग, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के बाद गंगा नाम इसका हो जाता है। आगे देखिए, अब ये भी क्वेश्चन हम रिपीटेड बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। अनुच्छेद 324, देखिए अनुच्छेद 324 आपको पता है किसके बारे में है, निर्वाचन आयोग के बारे में है। अब ए का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं इसका, देखिए ए का 4 ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसके अलावा कहीं दिख नहीं रहा है,
तो आप चाहें तो यहीं से आंसर करके, चूंकि कन्फर्म है आप कि 324 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में ही बात की गई है, तो आप डी आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसा नहीं था, 2 ऑप्शन यहाँ पे जो आपको कंसाइड नहीं कर रहा था। बाकी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 324 क्या हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग के बारे में, 315 जो हो जाएगा आपको लोक सेवा हो जाएगा, 280 आपको ये वित्त आयोग हो जाएगा, और ये भी बहुत बार बार पूछा गया है, और आर्टिकल 338 लास्ट में बचा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। तो यदि इसमें से एक भी आपको कंफर्म 2 पता है तो आप चाहे तो आंसर कर सकते थे। खैर इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए फिर नदियों से एक प्रश्न पूछा गया है। तो नदियों से अब की बार 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। भारत के प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों को बनाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यमुना का पता है, यमुनोत्री से निकलती है, बात सही है। तो ए का 4 हो गया। ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो ए का 4 हमको तो ए बी और सी में डी में दिख रहा है, तो यहाँ पे सी एलिमिनेट हुआ अभी तक। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कृष्णा, ठीक है, ये कृष्णा जो नदी है आपका, इसका उद्गम स्थल आपका क्या होगा, तो महाबलेश्वर है इसका उद्गम स्थल। खैर ए का यहाँ पे हम लोग 4 कर लेते हैं, कृष्णा का महाबलेश्वर 3 हो गया। अब ऑप्शन की ओर फिर बढ़ते हैं। तो देखिए 4-3 हमको ऑप्शन केवल डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे गोदावरी जो हो जाए नासिक से, ये भी बात आपको पता है, और लास्ट में यहाँ पे महानदी जो है सिहावा सिहावा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे देखिए, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, ये मैपिंग से रिलेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पे स्थित नदी कौन सी है। ठीक है, तो ये कौन है, रियो ग्रांडे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। सिवान जो है समुद्र और कल्पकम किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो सिवान जो है समुद्र, ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे पहला हाइड्रो जो है पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था 1902 के करीब में। तो ये तो हाइड्रो के लिए हो गया। तो यहाँ पे देखिए जल शक्ति हो जाएगा आपका। बाकी यहाँ पे कल्पकम, अब आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। यदि शिवान जो है समुद्रम के बारे में आप कंफर्म है जल शक्ति के लिए, और कहीं ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है, ऑप्शन बी कर सकते हैं। बाकी कल्पकम जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए है, तो ऑप्शन बी ही होगा। आगे देखिए, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तो ये जो है तुमकुरु जो है, तुमकुरु कर्नाटक में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 जो है 15 एकड़ में फैला हुआ ये आपको क्षेत्र में काम किया जा रहा है, और भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन यहीं पे किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाला गैस, बहुत बार रिपीट है, लाफिंग गैस के रूप में आप किसे जानते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, रिपीटेड था, नाइट्रस ऑक्साइड को। आगे देखिए, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, ये बात बिल्कुल सही है। और लोकसभा में आपको पता है कि 80 सीट है यहाँ पे, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखें, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, देखें यहाँ पे पहला देखिए, आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव होता है, ये बात सही है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पे प्रभाव होता है, तो यहाँ पे बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट क्या दिया, आर्थिक विकास पे जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव होता है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पे प्रभाव होता है, दोनों ही सही। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी हो जाएगा, 102 का डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। ये देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा जो है सतत विकास योजना का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का। अब एसडीजी से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, एक ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, जो अब टोटल 17 गोल है इसमें, इसी में से कौन सा जो है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है। देखिए शून्य भूख, ये तो है इसमें। लैंगिक समानता का भी लक्ष्य रखा गया है, अच्छा स्वास्थ्य हो और भलाई की बात भी की गई है। तो यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान की बात नहीं की गई है। ठीक है, आप एसडीजी 17 गोल देखे होंगे तो आप इजीली इसको कर लिए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। आगे देखते हैं, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है।
तो ये जो दची गांव और दची गांव, ये आपको कहाँ, जम्मू और कश्मीर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। आगे देखें, भारत का जो है प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत का पहला, तो ये कहाँ, गुजरात के जामनगर में। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। संसद के सचिवालय के जो है पद के संदर्भ में आपको बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है? संसद के सचिवालय के पदों के बारे में। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट दोनों देख लेते हैं। पहला देखिए क्या दिया है आपको। पहला यहाँ पे दिया है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा, संसद के अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ के सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि संसद के जो है प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद के अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ को सेवा शर्तों को विनियमित रेगुलेट भी करने का अधिकार है, तो ये भी बात सही है, उसको रेगुलेट करने का अधिकार है। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107। अब देखिए, आसान सा क्वेश्चन एक पूछा गया है, G20 का प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में बताना है। प्रतीक चिन्ह में 7 जो है पंखुड़ियों वाला कमल है। अब की बार का जो G20 हो रहा है, तो बिल्कुल बात क्या है, सही है आपका। दूसरा देखें, प्रतीक चिन्हों में जो 7 पंखुड़ियां है, किसको इंडिकेट कर रही है, 7 महाद्वीपों को, इसका प्रतिनिधित्व कर रही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों, यानी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, खरीदार कौन था? तो ये जो है फरमानों को भेजने वाला एक अधिकारी होता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन जो है फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? किसके द्वारा? बहुत सारा अनुवादन जो है वहाँ पर किया गया था, तो किसके द्वारा अनुवाद किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है अजीदुद्दीन खान के द्वारा। आगे देखें, बायोलॉजिकल जो है ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी किसके लिए मानक जो है मानदंड है? किसके लिए पूछा जा रहा है? बीओडी का नाम आप सुने होंगे, बीओडी, सीओडी वगैरह। तो यहाँ पे बीओडी की बात की जा रही है, तो किसके लिए मानक दंड है ये, किसके लिए पैमाना है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 111, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में बताना है आपको। पहला देखिए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, यहाँ पे 4 सदस्य होते हैं, 6 नहीं होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी स्टेटमेंट ही क्या हो गया, ये तो अपना जो है राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट वगैरह देता है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका नाम क्या था, रानी जो है झांसी रेजिमेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, भारत की जनसंख्या अस्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है निर्धारित किया गया है? तो ये 2045 तक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 114, यहाँ पे देखिए दो आपको यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं स्टेटमेंट, दक्षिण पश्चिम जो मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। देखिए किसके बारे में पूछा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। तो ये आपका पता है कि ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो, सॉरी, ठीक है, ये देखिए ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ये ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ हो गया। तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी इधर से जो मानसून आती है इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो मानसून आते हैं यहाँ पे तो खूब बारिश सारा करा देती है यहाँ, लेकिन तमिल के तट पे जो है ये शुष्क बना रहता है। ये स्टेटमेंट जो है पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। दूसरा देखें, तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही क्या हो गया आपको, बंगाल की खाड़ी यहाँ पैरेलल में स्थित है, ठीक है, आपको पता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला देखिए, रामगंगा नदी कन्नौज के पास जो है गंगा नदी में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। बेतवा नदी जो है प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, दूसरा क्या हो गया, ये गलत हो गया आपको। तो यूपी स्पेशल एक तरह से इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं, ये हमीरपुर में आपको मिलती है, तो ये गलत हो गया। केवल एक सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए डी। अब देखिए जनरली ये ऑप्शन केवल एक कहाँ रखा जाता है, ऑप्शन ए में, लेकिन यहाँ पे किस में रखा गया है, डी में। खैर ये ध्यान देना था आपको। और टेस्ट सीरीज वगैरह जो हम लोग यहाँ पे किए थे 30+ टेस्ट सीरीज, तो वहाँ भी ऑप्शन के साथ जो भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे, चाहे दृष्टि का हम लोग देखें या DIS हो, चाहे GS वर्ल्ड हो या संस्कृति एस हो, इसमें जो है चेंज किया गया था ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ भी चेंज किया गया है, ध्यान से इसको करना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पे देखें, दिसंबर 2022 तक जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति में जो है शीर्ष 3 राजस्थान थे। जो सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी की गई 2022 की, उसी में टियर 1 में पूछा है अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 आपको बताना है। तो ये थे कौन, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे। तो किससे संबंधित था आपका, सतत विकास से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118, पोषक स्तर बनते हैं केवल पौधे से, केवल मांसाहारी जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक द्वारा अपने सरकार के वित्त मंत्री नदीम जवाही को जो हटा दिया गया, किस दोष के कारण इनको हटाया गया। तो इनको जो है टैक्स स्कैंडल करने के लिए, जो टैक्स में ये गड़बड़ी की गई थी, इसी के लिए इनको हटा दिया गया। आगे देखें, यूपी स्पेशल, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। और एक वीडियो में यूपी स्पेशल का आपका मैप का हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, वहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। तो चंद्रप्रभा जो वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, ये आपको चंदौली हो जाएगा। आगे देखें, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर जो है क्या कहलाते हैं, ते मरूद जो है मद, ये कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 100 कितना देख लिए हम लोग, 121, ठीक है। 122 देखते हैं, भारत के महान्यायाधि के संदर्भ में, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बताना है महान्यायाधि के संबंध में। महान्यायाधि के पद पे ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का। अब देखिए इसका नाम क्या है, महान्यायाधि है, ये भी न्याय देने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति का अहर्ता हो, ये बात जो है सही है, ठीक है, योग्य होना चाहिए उसके इतना। आगे देखिए, महान्यायाधि को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो देखिए महान्यायाधीश तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बनते हैं, जब तक वो चाहे रह सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय का प्रोसीजर यहाँ पे हटाने का, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रोसीजर होता है वैसा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक सही है, तो आपका स्टेटमेंट देखे क्या हो जाएगा, 122 का जो है डी हो जाएगा, केवल एक। अब देखिए इस ऑप्शन को कहाँ डाला गया है, पहले में 1 2 दोनों डाला गया है, पहले कैसे डाला जाता था, यहाँ पे केवल एक लिख दिया जाता था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा 122 का डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, यहाँ भी 2 कथन दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग सही किए होंगे, काफ़ी चर्चा में मैटर रहा था, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि फरवरी जो है 2023 में 12 चीते को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। दूसरा है, चीतों की आबादी को सुधारने में भारत की प्राथमिकता है। आपको पता ही है कि चीता जो है भारत से लुप्तप्राय घोषित हो चुका था, ठीक है, 1952 में ही गायब हो गया था चीता। तब कूनो जो है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वहाँ पे चीते को लाने का काम शुरू किया गया है। तो फरवरी 2023 में 12 चीतों को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, स्टेटमेंट क्या है, सही है। और चीतों की आबादी में सुधारने के लिए भारत की प्राथमिकता है, ये भी बात सही है, ठीक है। अब देखेंगे तो ओवरऑल जो है भारत में 20 चीता को लाया गया था, ठीक है। इसमें 8 जो है नामीबिया से और 12 जो है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लाया गया था, इसमें खैर 3 का मौत भी हो चुका है। तो यहाँ पे खैर उससे हमको यहाँ पे ज़्यादा मतलब था नहीं, अपने को था कि 12 चीता क्या दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे यदि स्टेटमेंट दे देता कि टोटल 20 चीता लाया गया था, तो ये भी हम सही मानते। 8 चीता नामीबिया से लाया जाता था, ये भी सही मानते।
यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आर सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब देखिए ये जनरली किस ऑप्शन में होता था, ऑप्शन ए में, ठीक है, यहाँ पे बी में डाला हुआ है। आगे देखें, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया, ठीक है, तो ये कहाँ, राजस्थान में किया गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इन सब में जो है जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन है। प्राकृतिक वास का विनाश करना, यही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखें, चूंकि आप प्राकृतिक वास का विनाश करेंगे तो जैव विविधता आपको कम देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, यहाँ कथन कारण दिया गया है। पहला देखें, पहला दिया है, किसी राज्य का सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार करके खास अवधि के भीतर प्राप्त होता है, तो ये सही है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, अभी भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। इन सब में देखिए तो सबसे पहले जो कौन घटना हुआ है, देखिए तो संविधान सभा का पहला बैठक सबसे पहले होगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो प्रारूप समिति का नियुक्ति हो जाएगा, ये 1946 में हुआ था बैठक, फिर ये 1947 में घटना हुआ था प्रारूप समिति वाला, तो 4 के बाद जो है यहाँ पे 4 हो गया, फिर 1 हो गया। ऑप्शन अब चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो 4 1 ऑप्शन बी और सी में दिख रहा है, ए और डी तो खैर एलिमिनेट हो गया, लेकिन अभी हम लोग का आंसर नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे तो भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और लास्ट में बचा क्या यहाँ पे आपका 3, भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 सॉरी 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की जो है सैनिक जो है सेवा अनिवार्य कर दी गई, तो ये कहाँ किया गया, ताइवान में। आगे देखिए, ये अभी कथन कारण है। पहला, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन इसको भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम, बिल्कुल बात है। आपको पता है संसद में जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर बनते हैं, तो ये सही हो गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये भी क्या हो गया आपको सही हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए और आर आपका सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। आपको पता है कि दोनों सदनों में कोई विधेयक पारित हो गया तो राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका, अब देखिए ये डी में दिया हुआ है, ये जनरली ए में दिया रहता था, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। 129 का अपना डी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बताना है। पहला देखिए, 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए थे, तो ये देखिए 1611 में नहीं आए थे, 16 से 7 से 8 के क्रम में आए थे, तो पहला तो गलती हो गया। तुर्की भाषा के ये बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये बात सही है। तो यहाँ पे देखें तो केवल जो है 2 सही है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे सही ही बताना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। किसका गठन करना है, विधान परिषद का, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, एक विधान परिषद के उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं रखा जा सकता है, तो बिल्कुल ही सही है। कोई भी विधान परिषद का किसी राज्य में, आपको पता ही है कि अभी 6 राज्यों में है ये, ठीक है। बाकी पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा आगे, वहाँ पे भी जो है इसको विधान परिषद वहाँ बनाया जा रहा है। तो किसी भी राज्य में विधानसभा की जो भी सीट होंगी उसका 1/3 से अधिक सदस्य हम नहीं रख सकते हैं, ये सही है। एक राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होना जो है चाहिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पे सही है। तो यूपी में देखेंगे तो अभी जो है टोटल 100 है आपको, और यूपी में आपको पता ही है वहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, चूँकि दोनों स्टेटमेंट सही हो गया तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा,
ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता, ये भी क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, इसमें सारा हम लोग क्वेश्चन टच किए थे। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता जो है नाटू नाटू, यहाँ पे इसका क्या पूछ रहा है, रचनाकार। ठीक है, तो एस राजमौली हो गया, देवश्री प्रसाद, तो ये कौन थे, एम.एन. किरवानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए अनूठी उपहार योजना, दूसरा है मातृशक्ति कौशल्या मातृत्व योजना। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये मातृशक्ति जो है ये हरियाणा का हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए दो यहाँ पे होगा नहीं। अब ऑप्शन की ओर थोड़ा देखिए ध्यान से, तो पहला में भी 2 दिया है, दूसरा में भी 2, और यहाँ पे डी में भी 2 ही दिया है। तो जब मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो हरियाणा का है, तो ये 2 तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो आप एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल यहाँ पे जो है अनूठी उपहार योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बाकी देखेंगे तो कौशल्या मातृत्व योजना ये कहाँ से था आपको, छत्तीसगढ़ से, और ये स्त्री निधि योजना ये आपको आंध्र प्रदेश से था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134, संसद के जो है संयुक्त बैठक के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला देखें, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दूसरा है, दोनों सदनों के जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। आपको पता है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है तो इसका अध्यक्षता स्पीकर ही करता है। लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या है कि अनुच्छेद जो है कुछ दशाओं में, कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे वर्णन नहीं किया। अंग्रेजी क्वेश्चन को यहाँ पे देखें, आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर द ज्वाइंट सिटिंग बोथ हाउसेज इन द सर्टेन केसेस। अब देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा जो है इधर हो गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद का वर्णन नहीं किया गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ क्या किया जाता है इसको, खैर आपके पेपर में चूंकि लिखा रहता है इंग्लिश क्वेश्चन को वैलिड माना जाएगा। जब यदि अनुवाद के केस में अगर गलत होता है तो वैलिड, अगर इसको सही मानते हैं तो हम लोग इसी को लेते हैं। तो आर्टिकल 109 में जो है ज्वाइंट सीटिंग की बात की गई है क्या, तो ये तो गलत हो गया। आर्टिकल 108 में की गई है, तो ये स्टेटमेंट ही पहला क्या हो गया आपका, गलत हो गया। लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट सही है कि दोनों सदनों का जब भी संयुक्त बैठक होता है तो अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर ही करता है। तो यहाँ पे चूंकि केवल 2 सही है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो 134 का ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे देखिए, अब कब कब ऐसा होता है आप सभी को पता ही है, संयुक्त जो है बैठक कब बुलाया जाता है, जब राज्यसभा और लोकसभा में जो है किसी विषय पर जो है टकराहट हो। ठीक है, तो ये वैसे काम किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135, चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 135 हम लोग देखते हैं। देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, ये थोड़ा सा ब्लर है तो मैं इंडिविजुअल आपके लिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया हूँ। चलिए क्या पूछा जा रहा है, पंचायती राज जो है अशोक मेहता जो समिति है 1977, उसके प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे, पंचायती राज का 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पे द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्या इनकी सिफारिश थी अशोक मेहता की, तो बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं इनके बारे में बात किया गया था। तो यहाँ पे केवल एक सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति में पूर्वी सीमांत निर्धारण करता है। तो आसान सा क्वेश्चन था, जो हड़प्पा था, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, पूर्वी के बारे में, ईस्ट के बारे में। तो पूर्वी में कौन था आपको पता है, आलमगीरपुर ही था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिमी में देखेंगे सूत का गेंडोर पड़ जाता। नॉर्थ में अगर पूछता आपको तो यहाँ पे मांडा डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता, और साउथ में दैमाबाद पड़ जाता। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था आपके लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, 2022-23 के गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिया है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, ये गरीबी दिवस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका विषय क्या था, ये गरीबी उन्मूलन दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है आपको, 17 अक्टूबर को, और इसका विषय था आपकी बार का व्यवहारों में सभी के लिए गरिमा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138, किस प्रकार का टीका जो है डिप्थेरिया से बचाता है। ठीक है, डिप्थेरिया का टीका जो है किस प्रकार से आपको बचाता है पूछा गया है।
तो ये क्या हो जाएगा, टॉक्सवाइड हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139, ईबी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में बताना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1925 में वो कांग्रेस छोड़ दिए थे। ठीक है, तो ये पता ही है ईबी आपको रामास्वामी नायकर के बारे में। यहाँ पे जो है इनके नाम पे 17 सितंबर को जो है सोशल जस्टिस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला है कि असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए थे, ये बात क्या है आपको सही है। 1925 में वो कांग्रेस में मतभेद हो गया उनका, कांग्रेस छोड़ भी दिए थे। तो दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपको यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। देखिए यहाँ पे पर्वत है और देश है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इजी है, रिपीटेड बोल सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे किलमंजारो, ये किलमंजारो कहाँ पे है, तो ये आपको तंजानिया में। तो 1 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। देखिए अब 1 का 3 तो अपने को बी और सी में दिख रहा है, यानी डी और ए तो एलिमिनेट हो गया, बाकी एक यदि कोई कर लेते हैं तब सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी दूसरा है यहाँ पे टिबुकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोरक्को, एक हो गया। बाकी स्टैनली जो है ये युगांडा, 4 हो जाएगा। और हॉन्कर ये जो है अल्जीरिया। तो 3 1 4 2 ऑप्शन देख ले, 3 1 4 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ पे क्या पूछा है, गैर पारंपरिक जो है ऊर्जा स्रोत कौन है, यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में पूछा गया है। देखिए एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है, आप सभी को पता ही होगा। जैसे क्या होता है आपका, कोल हो गया, ठीक है, या पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी हो गया, ये पारंपरिक है, जिससे हम लोग आज ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन इसी से होता है अभी भी। लेकिन अब जो है किस पे फोकस किया जा रहा है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, यहाँ पे रिन्यूएबल पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे पूछा है कि नॉन कन्वेंशनल कौन नहीं है, तो विद्युत जनित है, नवीन करनी है, उष्मा जनित या गैर नवीन करनी है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नवीन करनी है। ठीक है, नवीन करनी यानी रिन्यूएबल, जैसे सोलर एनर्जी हो गया आपका, ठीक है, रिन्यूएबल है। या जियो थर्मल एनर्जी हो गया, या विंड पावर वाला एनर्जी हो गया आपका, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सब क्या है, नवीन करनी है। तो इसी पर भी फोकस भी किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। दो ही तरह का सोर्स होगा, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। तो अभी तक हम लोग मैक्सिमम जो है किस पे, गैर जो है पारंपरिक ऊर्जा पे हम लोग निर्भर करते हैं अभी भी। सबसे अधिक देश में जो है आपको पता ही है कि कोल से अभी ऊर्जा उत्पादन हो रहा है अपने देश में। आगे देखिए फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है। टोटल भारत में देखेंगे तो 12 से जो है आपको 75 रेलवे स्टेशन की पहचान की गई। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पूछा है, तो यहाँ पे जो है 149। आगे देखिए पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित है। जो पराबैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं ओजोन परत, ये किस में, ये भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं टेस्ट पेपर में। ठीक है, तो ये जो है समताप मंडल में हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो है हवा का बाईं ओर से विक्षेपित होने का क्या कारण है, आखिर क्या रीजन है इसका। तो ये कोरियोलिस बल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना, थोड़ा सा यदि दिमाग लगाते सही कर लेते आप लोग। मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर दोनों में कमी लाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में बताना है। पहला देखिए पीएम गति शक्ति जो है राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2/1/2022 में किया गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया है, 2021 में आया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजन, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना परियोजना पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है। तो बिल्कुल इसमें 7 इंजन की बात की गई थी। तो दूसरा आपका सही हो गया, पहला यहाँ पर गलत हो गया, 2021 में हुआ था ना कि 2022 में। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, चूंकि 2 सही है तो केवल बी यहाँ पे हो जाएगा, केवल 2। आगे देखिए पुराणों के संदर्भ में आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान ही था। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है, तो ये बात सही है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है, उसके शासन व्यवस्था के बारे में, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है दर्शन प्रचारक में सही सुमेलित है। ऐसा क्वेश्चन आज तक बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें सही बताना है। उत्तर मीमांसा कपिल का था, नहीं, उत्तर मीमांसा जो है बदरायण का था, तो ये तो गलत हो गया। मीमांसा ये जैमिनी का था, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे कनद दिया है।
ये न्याय गौतम का, ये सही हो गया। वैशेषिक पतंजलि, तो ये भी गलत हो गया, ये उलूक कर्नाद का था। बाकी यहाँ पे जो कपिल जो है कौन दिए थे, तो ये सांख्य दर्शन दिए थे। खैर यहाँ पे आपको क्या बताना था, सही बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे देखें, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये किसके लिए, लॉवेस के लिए है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर जो है पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा, प्रिंस हैरी के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग 150 क्वेश्चन फिनिश किए। तो इस लेक्चर को जो है अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आगे मैं आपको बताया हूँ कि जैसे ही आपके लिए जैसे एग्ज़ाम बीपीएससी मेंस फिनिश हो जाता है अभी, तो यहाँ पे जो है स्पेशल बैच शुरू किया जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग 2-3 काम करेंगे। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, पैरेलली में हम लोग सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, जिससे बेसिक फाउंडेशन भी आपका जो है मजबूत हो जाए, और आगे जो भी आप करना चाहते हैं वो ईजिली जो है कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। तो अधिक से अधिक लेक्चर को जो है लोगों में शेयर करें। आंसर की जो है ये मैं आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाल देंगे, वहाँ पे सारा चीज़ आपको जो भी पीडीएफ वगैरह वहीं पे दिया जाता है, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, कोई अपडेट वगैरह होगा तो भी वहाँ पे आपको दिया जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।